समूचे राजस्थान में 4 स्थानों से यात्राएं प्रारंभ हुई। इसी क्रम में पश्चिमी राजस्थान में भक्ति शक्ति के संगम बाबा रामदेवरा के पवित्र धाम रामदेवरा से परसों यात्रा प्रारंभ होकर के कल बाड़मेर जिले में प्रवेश किया। शिव और बाड़मेर दोनों विधानसभाओं में कल बड़ी सभाएं भी थी। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात टोटन में सभा है, उसके बाद धोरीमना और कल बाईदू। इसी क्रम में हमारे मध्य विराजमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, राज्यसभा सांसद माननीय राजेंद्र जी गहलोत, जालोर के विधायक माननीय जोगेश सिंह गर्ग, प्रदेश महामंत्री माननीय जगवीर जी छाबा, प्रदेश मंत्री माननीय महेंद्र जी कुमावत, माननीय सावड़ाराम जी देवासी, सभी विराजमान माननीय सभी राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों का स्वागत। आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत। आप 2 दिन से हम सबका सहयोग भी कर रहे हैं, कोऑपरेट भी कर रहे हैं। अब माननीय मंत्री जी से निवेदन है प्रेस को प्रारंभ करें। पार्टी बाड़मेर जिले द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित बाड़मेर भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया और जिलाध्यक्ष आदरणीय स्वरूप सिंह जी, संसद के साथ ही वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत जी, पार्टी के महामंत्री आदरणीय जगवीर छाबा जी, आदरणीय सावड़ाराम जी, आदरणीय महेंद्र जी और इस पत्रकार वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार मित्रों, आप सबका मैं हृदयपूर्वक मनपूर्वक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इतनी अल सुबह सामान्यतः इतने पत्रकार एक साथ एकत्रित हो ऐसा होता नहीं, लेकिन आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर शहर के बुलावे पर आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आए। आप सबका हृदयपूर्वक आभार करता हूँ। अपनी बात कहूँ उससे पहले, कल सुबह जब मैं बाड़मेर जिले में मैंने यात्रा के साथ प्रवेश किया था, तब से लेकर के अब तक मीडिया के सभी वर्टिकल्स पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, वेब मीडिया पोर्टल्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह से आप सबने जनता के आक्रोश को प्रकट करने का और पारदर्शिता के साथ में जन भावनाओं को पहुंचाने का काम किया, उसके लिए भी मैं आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, 2018 में जब ये सरकार अस्तित्व में आई और सरकार बनने के साथ, चुनाव का परिणाम आने के साथ ही जिस तरह का विग्रह कुर्सी को लेकर के, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के इस सरकार के विभिन्न घटकों में था और वो किस्सा कुर्सी का खेल 4.5 साल तक जिस तरह से चलता रहा, उसके चलते हुए सरकार के मुखिया की प्राथमिकता गुड गवर्नेंस या सुशासन होने के बजाय कुर्सी पे बना रहना या कुर्सी को बचाए रखना ऐसा बन गया। और उसके चलते हुए जिस तरह से प्रदेश में अराजकता फैली, जिस तरह से प्रदेश में कुशासन रहा, कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, मुझे लगता है कि बाड़मेर से ज्यादा प्रासंगिक जगह इस बात की चर्चा करने की नहीं हो सकती। कानून व्यवस्था जिस तरह से तार-तार हुई, महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार राजस्थान में हुए, दलितों पर जिस तरह के अत्याचार राजस्थान में हुए, और इस सब के अतिरिक्त बहुसंख्यक समाज की मानसिकता को तोड़ने के लिए और उनको मानसिक रूप से कमजोर करने के उद्देश्य के साथ में जिस तरह से तुष्टीकरण का तांडव इस राजस्थान में हुआ, उसके चलते हुए जो सांप्रदायिक और अलगाववादी ताकतों के हौसले राजस्थान में बुलंद हुए, जिसकी परिणति कन्हैयालाल टेलर का सर तन से जुदा करने तक जाकर के और एक पायदान पर पहुंची। युवाओं का भविष्य अंधकार करमय करने, किसानों के साथ वादा खिलाफी करके उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने,
बिजली और पानी न दे सकने के कारण से किसान को आंदोलन करने और आंदोलन के नाम पर लाठी खाने के लिए मजबूर करना, पानी मांगने पर लाठी देने, बिजली मांगने पर लाठी देने, न्याय मांगने पर लाठी देने, पेपर लीक के खिलाफ जांच करने की मांग करने पर लाठी मारने, वीरांगनाओं का अपमान करने वाली इस सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश के आकलन के लिए प्रदेश भर में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा गत वर्ष प्रारंभ करके की। और उस जन आक्रोश यात्रा में जिस तरह से जन भावना को समझकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी आंदोलन किया, 4.5 साल के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक सकारात्मक और ताकतवर विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया, सदन से लेकर के सड़क तक सरकार को निरंतर घेरने का काम किया। अब क्योंकि चुनाव मुहाने पर है और जो जनता के मन में आक्रोश है, उस आक्रोश को इस परिवर्तन का सूत्रधार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रारंभ की। देश के 4 कोनों से अलग अलग यात्राएं प्रारंभ हुई हैं। भगवान त्रिनेत्र गणेश के पावन स्थान सवाई माधोपुर से 2 तारीख को आदरणीय जेपी नड्डा जी के पावन उपस्थिति में, 3 तारीख को सुदूर वनांचल में डूंगरपुर में विनेश्वर धाम से, 4 तारीख को सामाजिक समरसता के प्रणेता और लोक देवता बाबा रामदेव जी के पवित्र स्थान रामदेवरा से, और चौथी यात्रा कल 5 तारीख को पूर्वी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में गोगामेडी पवित्र स्थान से प्रारंभ हुई। ये चारों यात्राएं 9000 किलोमीटर का दूरी तय करके राजस्थान के सभी 200 विधानसभाओं में जाएगी। जो परसों यात्रा प्रारंभ हुई थी वो रामदेवरा से रात में जैसलमेर में एक विशाल सभा के साथ में पहले दिन का समापन हुआ। कल दूसरे दिन जैसलमेर से रवाना होकर के देवीकोट, फतेहगढ़, शिव और उसके बाद में भाटका होते हुए रात को बाड़मेर पहुंची थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने साक्षी भाव से उसे देखा है किस तरह का प्रचंड जन समर्थन जो है इन यात्राओं को मिल रहा है। सभी 50 विधानसभाओं में ये यात्रा तीसरी यात्रा जाएगी और प्रदेश के सभी 200 विधानसभाओं में जाकर के परिवर्तन के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, जनता को परिवर्तन के संकल्प के साथ जोड़ने के लिए हम आगामी 21 तारीख तक इन यात्राओं का संचालन करेंगे। और उसके बाद 25 तारीख दीनदयाल जी के जन्मस्थल धानक्या जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी की पावन उपस्थिति में लाखों लोगों का एक सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें इन चारों यात्राओं का औपचारिक समावेश या समारोह होगा। मित्रों, जिस तरह से जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में जिस तरह के हालात पिछले 4.5 साल में बने, भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति जिस तरह से राजस्थान में की गई, एक तरफ सरकार के मुखिया और सरकार का ध्यान प्रशासन पर न होने के चलते हुए और सरकार की लाचारी के चलते हुए सरकार के कारकुन और विधायकों के संरक्षण में जिस तरह से माफिया राज पनपा, राजस्थान जो शांति और सौहार्द का प्रदेश था, वहां कितनी तरह के माफिया राजस्थान में पड़े। जमीन माफिया, डीजल माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, अफीम तस्करी का माफिया, बजरी का माफिया, मंदिरों की संपत्तियों को हड़पने का माफिया, अनेक तरह के माफिया इस राजस्थान में पनपे। गैंगवारों के चलते हुए राजस्थान में 7,500 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई, 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के साथ में अत्याचार और अपमानजनक घटनाएं हुई। जिस राजस्थान की पहचान शौर्य, सम्मान और संस्कृति से थी, रानी पद्मिनी और रानी रंगा देवी के जौहर से थी, मीराबाई की भक्ति और करवाबाई के खींचड़े से थी,
उस राजस्थान को देश की रेप कैपिटल बनाने का पाप इस तरह का अशोक गहलोत सरकार ने किया। आज प्रतिदिन 17 से लेकर के 19 एवरेज रेप के मुकदमे राजस्थान में होते हैं, लेकिन सरकार और सरकार के मुखिया इन विषयों को लेकर के जिस तरह के फौरी बयान देते, कभी ये कि क्योंकि मुकदमे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि आधे से ज्यादा 56% मुकदमे फेक होते हैं। पहला स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में दिया। फिर दूसरा, दिल्ली जाकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान में ये मुकदमे ज्यादा इसलिए होते हैं कि राजस्थान के इन मुकदमों के पीछे घर परिवार के लोगों का, नाते रिश्तेदारों का ही हाथ होता है। फिर उसके बाद में उन्होंने एक फौरी तौर पर मुकदमा जो है बयान देते हुए कहा कि राजस्थान में मुकदमे ज्यादा होते हैं इसलिए है कि हम ज्यादा मुकदमे रजिस्टर करते। और बाद में उनके मंत्रियों ने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह की अनर्गल टिप्पणियां की, राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के शौर्य का अपमान करते हुए कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ ज्यादा रेप की घटनाएं। ठीक इसी तरह से दलितों पर जिस तरह का अत्याचार राजस्थान में पिछले 4.5 साल में हुआ, अभी हाल ही में कुचामन में जिस तरह की घटना हुई, 2 गैंगों ने आपस में गैंग वॉर में 2 निर्दोष लोगों को कुचल करके टुकड़े करने का काम। 9 दिन तक परिजन जो है लाश को लेकर के बैठे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संवेदनशीलता नहीं। ये तो मैंने कुछ घटनाओं की चर्चा आपके सामने, किस तरह से अबोध बालिकाओं के साथ में दुराचार हुआ, दरिंदगी हुई, रेप, बलात्कार करने के बाद, गैंगरेप करने के बाद उनको तड़पा करके मारा गया और जिंदा कोयले की भट्टी में जला दिया गया। बच्ची के साथ में दरिंदगी करने के बाद में उसे गला दबा करके मारने की कोशिश करना, न मरने पर बंदूक से गोली मारना, तेजाब डाल करके जलाना और उसके बाद में कुएं में फेंकना, ऐसे विभत्स कांड राजस्थान में। और इन सब के चलते हुए सरकार सो रही। और अब जब सरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची, जब सरकार के केवल 1 या 2 महीने बचे, तब कभी सरकार किसानों की जमीनों का संरक्षण देने के लिए जमीन नीलाम न हो सकेगी इस तरह का कानून बनाने की बात कर, जब 20,000 किसानों की जमीन नीलाम हो चुकी और वो भी सरकार के वादा खिलाफी के चलते हुए 2,000 किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। 17 पेपर लीक होने के बाद में 4.5 साल बीत जाने के बाद में सरकार कहती है कि अब हम कठोर कानून बनाएंगे। इतनी सारी गैंगरेप और बलात्कार की घटनाएं होने के बाद में सरकार कहती है कि हम उसके ऊपर कठोर कानून बनाएंगे, जब पहले यही मुख्यमंत्री टिप्पणी कर रहे थे कि रेप के बाद में मर्डर की घटनाएं इसलिए होती है क्योंकि निर्भया केस के बाद में पॉक्सो का कानून बना। मैं ये गहलोत साहब का आधिकारिक स्टेटमेंट आप सबके सामने उल्लेखित कर, सरकार का जब अंतिम समय चल और 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद में तीसरे कालखंड का अंतिम क्वार्टर चल रहा है, उस समय सरकार के मुखिया कहते हैं कि हम विजन 2030 के साथ में काम करेंगे। ऐसी हास्यास्पद परिस्थिति राजस्थान की बनाने के कारण राजस्थान एक तरफ सरकार का गवर्नेंस पर ध्यान न होने के कारण से केंद्र सरकार की सारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में पिछड़ गई। सबसे ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराने और बजट देने के बावजूद भी जल जीवन मिशन में राजस्थान नीचे से तीसरे पायदान पर आज खड़ा। और अगर मैं बाड़मेर की चर्चा करूं तो स्थिति और भी भयावह है। 2445 गांव जो बाड़मेर में, उनमें से केवल अब तक 116 गांव ऐसे हैं जिनमें रिपोर्ट किया गया कि हमने काम पूरा, 2024 तक काम पूरा करने के लक्ष्य को लेकर के हम चले, लेकिन अभी 2445 में से मात्र 116 गांव, और वो भी रिपोर्ट हुए। उनमें भी उन गांवों की अगर ठीक से पड़ताल जब मैंने कराई, सर्वे कराया, तो संज्ञान में आया नल है तो पाइप नहीं है, पाइप है तो टंकी नहीं है, टंकी है तो पाइप और नल नहीं। इस तरह की परिस्थिति करके सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल बुनने का काम। 750 गांव में अभी काम भी प्रारंभ नहीं हुआ, वहाँ के टेंडर्स की प्रक्रिया भी अभी तक पूरी नहीं हुई। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति, मैंने केवल एक जल जीवन मिशन का उल्लेख किया, सभी भारत सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में इसी तरह के हालात। हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर के जो सौभाग्य और दीनदयाल योजना प्रारंभ की गई,
उसमें भी जिस तरह का घोटाला राजस्थान में हुआ और राजस्थान की सरकार ने हजारों ढाणियां बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में और बीकानेर में शेष रहने के बावजूद एक फर्जी सर्टिफिकेट ऑफिस में बैठकर बना करके भेज दिया कि राजस्थान में एक भी घर शेष नहीं। हमारे प्रयास करने के बाद दोबारा स्कीम को रीओपन करके राजस्थान को पैसा देने के, बजट देने के बावजूद भी भ्रष्टाचार की आकांक्षा में जिस तरह से टेंडर को एक बार कैंसिल किया, दूसरी बार कैंसिल किया और वो स्कीम की समयावधि समाप्त होने तक उसमें कोई किसी तरह का काम नहीं होगा। आज राजस्थान में हजारों घर जो है बिना बिजली के आज भी रहने के लिए अभिशप्त। इस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन तो विफल हुए, लेकिन साथ साथ में राजस्थान को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने और राजस्थान का जैसा पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल जैसी राजस्थान की क्षमता है, या जमीन है, पानी है, बिजली है, या लेबर है, या रॉ मटेरियल है, या मिनरल्स है, यहाँ पेट्रोलियम से लेकर के कोयले तक सब तरह के खनिज पदार्थ, उसके बावजूद भी राजस्थान को जिस तरह से पिछड़ने के लिए मजबूर किया गया, ये सरकार के गंभीर व्यवहार न होने के चलते इस तरह की परिस्थिति बनी है कि जहाँ देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और हम छलांग लगा करके 10वीं से 5वीं स्थान तक पहुंचे, तीसरे स्थान तक जाने की दिशा में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेकर के सब लोग मानते हैं कि हम पहुंचे, हम चांद तक पहुंचे, हम सूरज का अध्ययन करने के लिए, ऑर्बिट में जाने के लिए भी हमने यात्रा प्रारंभ कर दी, वीनस पर हम जाएंगे, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे। और वहीं राजस्थान को निरंतर पीछे धकेल करके बारबेरियन टाइम्स तक ले जाने का काम जो है इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। मित्रों, अगर मैं वहां से आगे बढ़ करके बाड़मेर के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो स्थिति यहाँ और भी अब भयावह है। जो बाड़मेर के वर्तमान विधायक है, सरपंच के कालखंड में जब कहीं भी जहां कहीं भी रहे उन्होंने कीर्तिमान बनाए। जब बालेबा के सरपंच थे 80 के दशक में, शायद 86-87 का समय था और मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था, उस समय का टांका प्रकरण तो मुझे आज भी याद। कितने कारकुन, कितने कर्मचारी उस समय जेल गए थे, उनके सूत्रधार कौन थे, ये बाकी प्रश्न आज भी खड़ा है। नगर पालिका का चेयरमैन रहते हुए उन्होंने जिस तरह के कीर्तिमान बनाए थे, उनकी जांच राजनीतिक कारणों से लंबित पड़ी है, वरना उनकी जांच और उन घोटाले भी आप सब लोगों से अपरिचित नहीं है। जिस तरह से 2008 के बाद में विधायक रहते हुए यहाँ जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के काम हुए और पिछले 5 साल में तो जिस तरह से सरकार के सरकारी जमीनों को लूट करके अपने परिवार के नाम करने का खुला खेल और नंगा नाच जो बाड़मेर में हुआ, वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं। चाहे महावीर नगर की प्लॉट नंबर J1 J3 हो, चाहे रिको की जमीन का विषय हो, चाहे सरकार की जमीन को बेच करके प्लॉट जमीन जो सरकारी कार्यालयों के लिए आरक्षित थी, सट्टापाट की हुई थी, उस जमीन को बेचने का विषय हो, चाहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में जिस नाडी पर काम हुआ था, उन नाडियों की जमीनों को पट्टे दे करके काट करके, जो सुप्रीम कोर्ट का बैन है कि ऐसा नहीं कर सकते, इस तरह का विषय हो, चाहे शमशान के लिए नामित जमीन हो और चाहे अन्य सरकारी जमीन, न शमशान को छोड़ा, न पानी के स्थान को छोड़ा, न सरकार की जमीन को छोड़ा, न वन विभाग की को छोड़ा, न सेना की जमीन को छोड़ा। ये जो भूख यहाँ जो है जमीन को हड़पने और पैसा कमाने की भूख ने जिस तरह से बाड़मेर का नुकसान किया है, उसके चलते हुए बाड़मेर में जिस तरह के हालात बने और उस विधायक के खिलाफ हर उठने वाली आवाज को जिस क्रूरता के साथ में दबाया गया, आप ही के साथी सबन सिंह के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ था, मुझे लगता है कि आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। चीख करके सबन सिंह कह रहा था कि मेरे ऊपर विधायक ने हमला करवाया। जो है नगर पालिका में अगर कोई कर्मचारी इनके भ्रष्टाचार के खुले खेल में सम्मिलित होने से इनकार कर दे तो उसके साथ में किस तरह से की घटना हुई, ये भी आप लोगों से छुपी भी नहीं है। मित्रों, जिस तरह से यहाँ अपराध बाड़मेर जिले में और बाड़मेर में जो है पांव पसारे, मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि बायतू में जो बायतू के माननीय प्रधान है, उनके पुत्र ने जिस तरह से हमला किया और उनकी अभी पुलिस उनको ढूंढ रही है। क्यों करके पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाई? पुलिस आज अपनी सुरक्षा करने में और अपने ऊपर हमला करने वालों को भी ढूंढ करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने में असमर्थ है। इसी के साथ साथ में तो जब आ रहा था तब रास्ते में फतेहगढ़ में रुका तो वहां किसान उद्वेलित थे, शिव में रुका तो वहां 3 दिन से किसान धरने पर बैठे थे और अपनी फसल की बर्बादी को देख करके जो किसान खून के आंसू रोते हुए वहां एकत्रित होकर के
बिजली जो सरकार ने वादा किया 6 घंटे देने की, उसकी मांग कर रहा था, तो उस पर लाठीचार्ज के, लाठियों के प्रहार के निशान मुझे दिखाए गए। मुझे वीडियो दिखाए गए कि किस तरह से पुलिस जो है, जो एक जो फिल्मों के जिस तरह से दिखाते हैं उस तरह से लोगों को डराने के लिए बंदूकों को लोड करती हुई और पिस्तौलों को दिखा के किसानों को डराती हुई दिखाई दे रही थी। ये जो भयावह परिस्थिति बाड़मेर में और सर्वदूर राजस्थान में बनी, एक तरफ किसान परेशान है, बेहाल है और खून के घूंट पीने के लिए मजबूर है, दूसरी तरफ जिस तरह से फसल बीमा योजना में कोऑपरेटिव में घोटाला हो रहा है, उसके कारण से उसे आशा की कोई भी किरण दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से पूरी तरह से अराजकता का माहौल राजस्थान में जो बना है, जिस तरह से राजस्थान में महिला, दलित, युवा सभी लोग अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं, इस अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पहली यात्रा के श्री गणेश के समय में पहले दिन सवाई माधोपुर में था, दूसरे दिन बेनेश्वर धाम से लेकर के जो यात्रा प्रारंभ हुई उसके साथ मैंने प्रवास किया, और पिछले 2 दिन से रामदेवरा से लेकर के आप बाड़मेर तक आपके साथ में आने तक मैंने प्रवास किया है। मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, आपने देखा बाड़मेर शहर में किस तरह से स्वागत हो, हजारों की संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर के चौराहों पर, चौक पर खड़े होकर के स्वागत किया, और स्वतः स्फूर्त, स्व प्रेरणा से लोग आकर के जुट रहे। जहां कोई प्रवास का में किसी तरह का कार्यक्रम न होने के बावजूद भी गांव-गांव में जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, आपके कुछ साथी कल हमारे साथ यात्रा में थे, उन्होंने देखा होगा। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि अब की बार इस यात्रा के बाद में जिस तरह का मोमेंटम बनेगा, अब की बार राजस्थान में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। और 2013 का जो कीर्तिमान कि हम 163 सीटों के बहुमत के साथ जनता ने हमें सरकार में आने का आशीर्वाद दिया था, अब की बार हम अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके उससे भी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार में। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। जो यात्रा चल रही है, जो टिकट के जो दावेदार है उनके आवेदन दिए जा रहे हैं या देखा जा रहा है, तमाम चीजों को एनालिसिस किया जा रहा है। देखिए, दावेदारों द्वारा अपने बायोडेटा दिया जाना, अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाए, ये यात्रा के अतिरिक्त भी ये सामान्य विषय है। कोई कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, अपनी एक महत्वाकांक्षा को लेकर के, अपनी एक आकांक्षा को लेकर के वो निरंतर परिश्रम करता है। चुनाव के लिए टिकट मांगना कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि एक बार निर्णय हो जाने के बाद में हम सब लोग मिलकर के साथ बैठ करके आगे चुनाव में विजय किस तरह से प्राप्त हो सके इस दिशा में काम करें। अनेक तरह के पैरामीटर्स, जिसमें जीत सकने की क्षमता से लेकर के और समाज के सभी जाति वर्गों का को प्रतिनिधित्व मिल सके, इस दृष्टिकोण, इन सभी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के टिकटों के निर्धारण की प्रक्रिया होती है। और भारतीय जनता पार्टी में जो जनरल सर्वे, उस सर्वे से लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ में रायशुमारी से लेकर के और इसके अतिरिक्त भी अन्य सब पक्षों के ऊपर विचार करके ये टिकटों का निर्धारण पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा फाइनली किया जाए। सर, इस समय सबसे बड़ी बहस है कि क्या विधानसभा के जो चुनाव है वो समय पर होंगे या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे या लोकसभा के चुनाव पहले होंगे, क्या लगता है सर? और पहले ये भी कहा जा रहा था कि पहली जो 20 श्रेणी की जो लिस्ट थी वो जल्दी आने वाली थी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आ गए। इन तीनों विषयों में जो आपने कहा, 3 तरह के ऑप्शंस, मैं एक ऑप्शन के ऊपर विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जो राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का चुनाव, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चुनाव जो हमारा नियत समय है उस समय के अनुरूप ही होगा। बाकी के लिए थोड़ा इंतजार करिए और मुझे लगता है इंतजार का फल मीठा होगा। सर, स्थानीय को टिकट की मांग ज्यादा जोर पकड़ रही है, तो क्या ये मानक भी पार्टी देखेगी, इस पर भी विचार करेगी? मैंने आपको कहा कि बहुत व्यापक स्तर पर विचार होता है, बातचीत होती है, अलग अलग दृष्टिकोण से सर्वे होते हैं और उन सब के बाद में एक समग्र रूप से इस तरह का निर्णय लिया जाता है। इसलिए ऐसे
निर्णय में इस तरह की टिप्पणी करना कि ये उसमें मानक होगा, ये मानक होगा, पीस मील में इस तरह का डिसीजन नहीं है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो भीलवाड़ा के अंदर उनके जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बड़ी योजना लॉन्च कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि जो गौ संरक्षण के लिए जो हमने किया है वो आज तक बीजेपी नहीं कर पाई है। 40,000 रुपए जो दुधारू पशु होंगे जो उनके लिए बीमा फ्री में कर रही है सरकार, उसकी लॉन्चिंग के लिए बकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं खड़गे। बोथरा जी, राजस्थान में सबसे ज्यादा गौवंश अगर किसी क्षेत्र में तो हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान। आप सब पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबसे आग्रह पूर्वक जाकर निवेदन करता हूँ कि एक बार अपने क्षेत्र के गाँव में जाकर के पता करें कितना प्रतिशत लोगों को जिनका गौवंश लंपी की बीमारी के समय समाप्त हुआ उनको ये मुआवजा मिला। 10-20% लोगों को भी मुआवजा नहीं मिला। इसलिए केवल अपनी किसी एक योजना का डिक्लेरेशन कर उसका इम्प्लीमेंटेशन किस स्तर पर हुआ है इसको बिना ध्यान में लाए हुए केवल अपनी पीठ थपथपाना और अपनी सफलता का खुद ही ढिंढोरा पीट और उसके बाद में आत्ममुग्धता के भाव, सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी के साथ में जीना, ये सरकार की आदत में शुमार हो गया। चाहे कोरोना के समय कुप्रबंधन का विषय हो या अभी वर्तमान के हालात का विषय हो, आज पूरा राजस्थान त्राही त्राही कर रहा है। राजस्थान का हर वर्ग पीड़ित है और सभी आंदोलनरत है, कर्मचारियों से लेकर के किसान तक और युवाओं से लेकर के महिलाओं तक और दलितों से लेकर के और अनुसूचित जनजाति के वर्ग तक हर समाज का पक्ष उज्ज्वलित है। लेकिन सरकार अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट दे रही है और वो ये कह रही कि हमने गुड गवर्नेंस के नए मानक स्थापित किए। मैं तो आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको इस तरह का कुशासन, नकारा, निकम्मा और अकर्मण्य सरकार आने वाले 5 साल तक और झेलने की साहस और क्षमता राजस्थान की जनता में बची है? सर, जब भी हम राजस्थान में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री से लगा के सारे लोग संजीवनी मुद्दा उठा लेते हैं, आपको देखिए, जब भ्रष्टाचार की बात होती तब तक हमको ये याद आता, लेकिन मैं तो आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर संजीवनी के इस तरह के कोऑपरेटिव स्कैम कहीं भी मेरी या मेरे परिवार की कोई लिप्तता थी तो वो 4.5 साल तक किसका इंतजार कर? क्यों नहीं उन्होंने उसके खिलाफ कोई, क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई पूछताछ? मैं तो आज आप लोगों के संज्ञान के लिए बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में केवल एक नहीं, इस तरह की 14 सोसाइटीज हैं जो फेल हुई। और मैं चुनौती के साथ में कहता हूँ, आप सारे पत्रकार यहाँ खड़े, आप 14 में से 7 के नाम भी मुझे नहीं बताते, क्योंकि उन लोगों के उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशकों का दर्द मुख्यमंत्री का दर्द नहीं। मुख्यमंत्री का दर्द यह है कि उसके बेटे को जोधपुर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 लाख से मतों से पराजित करके भेज दिया। उस दर्द के मारे, उस पेट के दर्द का इलाज कहीं और जगह पे कराने का प्रयास वो करते हैं। पिछले 4.5 साल में अगर संजीवनी में मेरी कहीं भी लिप्तता होती तो मुझे एक बार नोटिस दे करके बुलाया तो जाते। चीख करके मुख्यमंत्री अलग अलग जगह पर दावे करते हैं, बात करते हैं, मेरे ऊपर काले उछालने का काम कर रहे हैं। मुझे तो एक बार भी पुलिस ने बुलाया नहीं कि आप आकर जाकर के अपनी जांच में सहयोग कर। क्यों नहीं जांच में जो है करने के लिए मुझे बुलाने के लिए अशोक गहलोत साहब की सरकार ने, पुलिस ने कहा। और जब कोर्ट में, न्यायालय में उनके वकीलों को, और वकील को जो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, देश के सबसे जाने माने वकीलों के अगर नाम लिखे जाए तो उनमें सबसे पहली पंक्ति में उनका नाम लिखा जाएगा। उन्होंने न्यायालय में, न्यायाधीश ने पूछने के ऊपर ये जवाब दिया कि किसी भी एफआईआर में नाम नहीं है। 100 से ज्यादा एफआईआर लिखी गई, 4 से ज्यादा चार्जशीट फाइल हो गई, किसी भी चार्जशीट में नाम नहीं। और उसके बाद में उन माननीय वकील साहब के लिए मुख्यमंत्री जी ने किस तरह की टिप्पणी की, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल लीजिए, आप सबको मिल जाएगी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और अपनी राजनीतिक पराजय को न पचा पाने के कारण से, इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करने के कारण से मैं तो अभियुक्त नहीं बना, लेकिन मेरी मां पर जब टिप्पणी की, जो दिवंगत हो गई थी, उन पर टिप्पणी करने के बाद में जब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, उसमें माननीय न्यायालय ने मुख्यमंत्री जी को अभियुक्त मान लिया। मैं तो जमानत कराने नहीं गया,
मुख्यमंत्री जी जरूर जमानत कराने के लिए जाने वाले हैं। आज दोपहर में पेशी है। पट्टा बांध करके कई दिन बचने की कोशिश की थी, लेकिन अब फिजिकली जाकर के अपनी जमानत तो करानी ही पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट ने उनको अभियुक्त ऐसा स्वीकारा। उनका कहना है कि मुझे बड़ी जेल भेज दो, पर उनका पैसा तो दूसरा तो गरीबों का। देखिए, मैं आपको एक विषय आपके संज्ञान के लिए एक और बताना चाहूँगा। ऐसे जितने कोऑपरेटिव के स्कैम्स या चिटफंड कंपनीज के फेलियर देश में, उन सब की जांच देश में क्रिमिनल सेक्शंस में होती थी, फौजदारी कानूनों के तहत होती थी, जिसमें पहले लंबे समय तक जांच चलती थी, जांचों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी, राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से जांचों को टर्न और टेम्पर किया जाता था। उसके बाद में ट्रायल कोर्ट में वर्षों तक लंबित रहते थे, फिर हायर कोर्ट्स में, अपीलेंट कोर्ट्स में जाते थे, हायर कोर्ट में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट तक चलते इस तरह के केस चलते थे। आप सबकी जानकारी में वर्षों तक इस तरह के केसों पर निस्तारण नहीं हो पाता और अंततः क्रिमिनल सेक्शंस में उन ऐसे घोटालेबाजों और घपलेबाजों को, कुछ लोगों को सजा शायद एक आध दो जगह पर हुई, लेकिन निवेशक का पैसा वापस नहीं मिलता। इसके लिए भारत सरकार ने एक बिल प्रस्तुत करके 2019 में बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स ऐसा एक कानून पारित कराया, जिसको राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति प्रदान की और वो देश का कानून बना। उस कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जब या कोई भी चिटफंड कंपनी फेल होती है तो हर प्रदेश उस कानून के तहत मुकदमे दर्ज करेगा। मुकदमे दर्ज करने के बाद में अगर वो केवल एक स्टेट में ही उसका ऑपरेशन, तो उसमें अपने यहाँ पर एक स्टेट लेवल पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नियुक्त करेगा। अगर एक से ज्यादा स्टेट में कोई मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो फेल हुई है, तो उसकी जांच के लिए अनिवार्य रूप से मैं लैंग्वेज भी पढ़ सकता हूँ, सेक्शन 30 ऑफ बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट सेज दैट हैविंग रिपोर्टेड बाय पुलिस और अदरवाइज about any scam or misappropriation under the BUDS Act, it shall be referred to Government of India for getting it inquired by Central Bureau of Investigation. अब संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में बता दो कि उसमें मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों सरकारों ने अपने यहाँ के केसेस को सीबीआई को भेज दिया। अगर सीबीआई को यह केस भेजा जाता है राजस्थान से, तो भारत सरकार की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, जिस तरह से सहारा में पोर्टल बना करके निवेशकों का पैसा दिया जा सकता है, वैसे संजीवनी का पैसा भी आ सकता है, आदर्श के निवेशकों का पैसा भी लौटाया जा सकता है, नवजीवन के सब निवेशकों का भी लौटाया जा सकता है, और उसके अतिरिक्त जितनी है, मैं तो सबके नाम बता सकता हूँ, लेकिन कोशिश करिएगा उनमें से आप लोग जितनी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उनके निवेशकों का पैसा मिल सकता है। जब मध्य प्रदेश ने सौंप दिया, गुजरात ने सौंप दिया, राजस्थान की सरकार ने बड्स एक्ट में सारे केसेस रजिस्टर किए, उसी के प्रोविजंस के अंडर में रजिस्टर किया, लेकिन उसको सीबीआई को क्यों नहीं भेजा जा रहा? वो इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि सीबीआई को यदि भेज देगा तो गजेंद्र सिंह का गला फंसाने के जो उनका षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र पूरा नहीं हो पाए। और मैं आज जिम्मेदारी के साथ में आरोप लगा रहा हूँ अशोक गहलोत साहब और उनकी सरकार दोनों पर, कि अपने राजनीतिक लालच में वो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इन सब सोसाइटीज के निवेशकों को पैसा न मिले, और क्योंकि इनके सारे निदेशक जो फाउंडर है वो कांग्रेस पार्टी के नेता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी से संबद्ध है, इसलिए उनको लाभ पहुंचाने के लिए इन निवेशकों के हित में घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन उनको पैसा मिल सके न मिले, इसका षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर बड्स एक्ट में उसको सरकार ट्रांसफर कर देती तो अब तक शायद निवेशकों का पैसा मिल जाता है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती। उस कानून के तहत इस तरह का प्रावधान है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उस सोसाइटी के सारे असेट्स को सीज करके केस का डिस्पोजल होने से पहले ही उनको बेच करके निवेशकों का पैसा मूलधन वापस लौटा सकते हैं। लेकिन जब राजस्थान में दुर्भाग्य से ये निवेशक अपनी सोसाइटी बना करके, एक समिति बना करके हाईकोर्ट में गए, केस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए, कानून के तहत आवश्यक है, ये निवेदन लेकर के हाईकोर्ट में गए। आप लोग एक बार थोड़ा खोज करिएगा
कितने करोड़ रुपए देकर के मुझे जो सूचना लोगों ने दी है, हो सकता है कि शायद कहीं उसमें थोड़ा बहुत 19-20 फर्क भी हो सकता है, कि राजस्थान की सरकार अब तक 4-5 करोड़ रुपए वकीलों को फीस का भुगतान कर चुकी है कि केस सीबीआई में नहीं चला जाए। अगर सीबीआई में चला गया तो उनकी जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। मैं आज आपके माध्यम से अशोक गहलोत साहब पर डायरेक्ट चार्ज लगाता हूं कि निवेशकों का पैसा न मिले, इसका षड्यंत्र अशोक गहलोत करते। मेरे ऊपर चार्ज लगाते, मेरे तो परिवार का नहीं, मेरी 3 पीढ़ी का कोई भी सदस्य, 3 पीढ़ी का कोई रिश्तेदार, मेरा और मेरी पत्नी की 3 पीढ़ी का रिश्तेदार, अशोक गहलोत साहब को चुनौती देता हूं आपके माध्यम से कि वो प्रूव करें कि कोई भी 3 पीढ़ी का रिश्तेदार केवल संजीवनी नहीं, हिंदुस्तान की किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, न तो उसका फाउंडर है, न उसका डायरेक्टर है, न उसका एम्प्लॉय है, न उसका निवेशक है, न उसका बोरोवर है, उधार लिया है, न उसका एजेंट है और न प्राइमरी मेंबर है किसी भी सोसाइटी। और गहलोत साहब जिन लोगों के साथ में बैठ करके घड़ियाली आंसू बहाते दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे लोग, मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं, मैं एक आदमी प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि वीडियो में खुद उन्होंने कहा वो उसके एजेंट थे। एजेंट पैसा लेकर के आया, उसने अपना कमीशन खाया और उसके बाद में सोसाइटी में मिसअप्रोप्रिएशन होकर के डूब गए। उसके दोषी जो है वो एजेंट है प्राइमरी की नहीं। उस एजेंट के साथ में घर में बिठा करके गहलोत साहब चाय पी करके नाश्ता करके और ये राजनीति करते हैं, सब दुनिया सारी समझती है सब। तो इसलिए इस समझ को समझ करके हम सब लोगों को आगे आचरण और व्यवहार करने की आवश्यकता है। आपकी महिला हिस्ट्री उसके सीबीआई जांच के दायरे में हो, चलिए भ्रष्टाचार की बातें करते हो तो बहुत सारा सर, प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर विपक्ष ने हंगामा कर दिया, तो ये नाम खत्म करने की ओर जा रहे हैं। चलिए आप सर, बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर आजादी से पूर्व भारत पाकिस्तान के मध्य ट्रेनें चलती थी, उस समय वासिंग लाइन बनी हुई है, उसमें भी बाड़मेर की जनता परिवर्तन चाहती है। बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर यहाँ के मतदाताओं को सभी को आने जाने के लिए न तो रेलगाड़ियों का अभाव है और न ही हवाई जहाज वगैरह कोई सुविधा है। सिंह जी शेखावत अपने आप को सीएम के रूप में कहां तक देखते हैं? देखिए, मैं वैसे कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ, एक बार और आपने पूछ लिया अधिकृत, मैं कतई किसी भी सीएम पद की रेस में नहीं, 0% भी नहीं। और मैं तो जिस विचार परिवार से आता हूँ साहब, वहां पर व्यक्ति किस दायित्व के साथ में और किस क्षेत्र में काम करेगा ये भी हम खुद तय नहीं करते। मैं छात्र संघ की राजनीति करने के बाद में जहां अमूमन सब लोग अपने राजनीतिक सरजमीन को तलाश करते हैं, मैं उस समय सीमावर्ती क्षेत्र पर 20 साल तक काम कर रहा था। मैंने भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर नहीं देखा। मुझे जब विचार परिवार ने, मेरे मेंटर्स ने कहा तुमको राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आगे अगर ये तय करेंगे कि मुझे और किसी भूमिका में काम करना है, किसी और क्षेत्र में काम करना है, मुझे कहा जाएगा कि आपको सेवा भारती के साथ में सेवा के संकल्प के साथ में काम करना है, विद्या भारती के साथ में विद्या के संकल्प के साथ में काम करना है, या वनवासी कल्याण परिषद में वहां जाकर के काम करना। मैं इसी उत्साह के साथ, इसी ऊर्जा के साथ में, इसी उमंग के साथ में, इसी लगन के साथ काम करूंगा, क्योंकि जहां कहीं भी काम करूंगा वहां एक ही उद्देश्य होगा, वहां भारती की जय जयकार करना। वो जहां भी करेंगे इसी उद्देश्य के साथ। सर, पुलवामा 2000